हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। अब आपने पढ़ ही लिया होगा। आज की रीकैप सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये लेक्चर नंबर 1 है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम 3 to 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इस रीकैप सीरीज में सबसे खास बात क्या है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अपनी कंसेप्ट को इम्प्रूव करना, मेमोरी को मजबूत करना, और कुछ ऐसी टेक्निक्स पर काम करेंगे जिससे कि आप 1 मिनट के अंदर अपने सवाल को एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकेंगे। तो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। शुरू करते हैं, देरी किस बात की। तो सवाल से ही शुरू करेंगे। तो ये देखिए, पहला सवाल। सारे सवालों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब बॉडी ऑफ मास 8 kg, तो मास आपको दिया हुआ है 8 kg, इज मूव बाय फोर्स। फोर्स की वैल्यू दी गई है 3x। तो फोर्स वेरिएबल है, x पर डिपेंड करता है। x डेफिनेटली डिस्टेंस है, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड। द इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल टू 2 मीटर and final position is x equal to 10 meter. If initially the body is at rest, find the final speed. तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। और हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। कब निकालनी है? जब आपका डिस्टेंस 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर से बदल कर कितना हो जाए? x इक्वल टू 10 मीटर हो जाए। तो अब जैसे न्यूटन्स के सेकंड लॉ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स हो गया आपका, अच्छा इसको लिखा गया dv/dx इंटू dx/dt। तो देखिए ये स्टेप बड़ी ध्यान रखिए। dx को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और आप अच्छे से अब जानते हैं कि जो dx/dt है वो क्या है, वो वेलोसिटी को बताता है। तो फोर्स हो गया हमारा mv dv/dx। तो यहां तक हम स्टेप हमने निकाल ली। और अब आप देखिए, फोर्स की वैल्यू है 3x। तो यहां पर हम इस फोर्स की वैल्यू इस जगह पर रखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स हो गया हमारा mv dv/dx। फोर्स दिया हुआ है 3x। अच्छा, मास कितना दिया हुआ है? 8 kg, तो उसको भी रख दिया जाए 8v dv/dx। तो ये हो जाएगा 3x dx, ट्रांसफर कर दीजिए 8v dv। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और डिस्टेंस कहां से कहां तक बदल रहा है? 2 मीटर से लेकर 10 मीटर तक डिस्टेंस बदल रहा है। तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी 2 से लेकर 10 तक। और वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है, शुरू में 0 था और बाद में हमने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, ये dt नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए dv। सुधारते हैं। तो v dv। अब ये सवाल सीधे सीधे इंटीग्रेशन पर आधारित सवाल हो गया। तो हमें इंटीग्रेशन करना है। सारे सवाल बहुत सोच समझ के, वेल प्लानिंग के साथ और डिजाइन के साथ सिलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट्स आ गई 2 to 10। और v का इंटीग्रेशन होगा v²/2, लिमिट्स आ गई 0 to v। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर रख देने वाले हैं। तो ये हो गया 3 × 10²/2 माइनस 2²/2। और ये 0 नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो वो हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है v²/2। तो ये हो गया v²/2 माइनस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0²/2 आ जाएगा। तो 10²/2, 10² होगा आपका 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 8 × v²/2। तो ये हो जाएगा 3 × 50 माइनस 2, 4v²। अब अगली स्लाइड पे जाके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 50 माइनस 2, 4v²। तो साधारण सवाल नहीं है।
अच्छे सवाल हमने सिलेक्ट करे। 50 माइनस 2 इंटू 4v², 50 माइनस 2, इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 4v², 50 माइनस 2 48 होगा, 4v², और ये इसको 12 बार कैंसिल कर देगा। तो देखिए 12 और 3 36 इक्वल टू v² इक्वल टू 36, v इक्वल टू रूट ऑफ 36। तो वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़िया सवाल है, कितना। और कई सवाल नए हैं, नए डिजाइन किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए सारे कंसेप्ट यहीं पर थी कि फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, और dv बाई dt को हमने यहाँ लिखा dv बाई dx इंटू dx बाई dt, dx बाई dt। तो ये आपका सवाल हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी होगी। ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया था। तो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 4 आंसर नहीं दिए गए थे, लेकिन आप चाहे तो हम 4 आंसर बना सकते हैं, 6, 8, 12, 10 लाइक दैट। आंसर की प्रॉब्लम नहीं है, मेथड आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसको मार्क कर दें इंपॉर्टेंट, और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट्स एट द रेट 0.1 लीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 0.1 लीटर जो पानी है वो पाइप से छूटता है। यूजिंग अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट एडिशनल फोर्स ही हैज टू एक्सर्ट, उसको कितना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा अगर वो इफ ही डिजायर्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटरिंग 2 टाइम्स। तो सबसे पहले पहला जो कंसेप्ट है भाई, ये रेट ऑफ वाटरिंग क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो रेट ऑफ वाटरिंग होगी एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखिए ये जो रेट ऑफ वाटरिंग है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रेट ऑफ वाटरिंग मिलती है। तो यहाँ रेट ऑफ वाटरिंग का मतलब है 1 सेकंड में फ्लो होने वाला वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से पानी मान लीजिए कितना मास बाहर निकलता है, m मास बाहर निकलता है, और प्लांट में पानी जाता है। तो जब पानी प्लांट में जाता है तो प्लांट से टकराने के बाद जमीन पे गिरेगा, तो पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब देखिए इसी पर फोर्स की कंसेप्ट है। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहां मोमेंटम कितना था? m इंटू वी था। और पानी जब गिर जाएगा प्लांट में, जमीन पे चला जाएगा, तब उसका मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली ये 1 सेकंड में होने वाला चेंज है। तो ये हो गया mv माइनस 0, दैट इज mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फोर्स। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? क्या पूछा गया है? फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? m इंटू वी पानी की वेलोसिटी हो गई, वाटर की वेलोसिटी हो गई, और m क्या हो गया? मास हो गया। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को जरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए फोर्स क्या हो गया? m इंटू वी। हम जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं a इंटू वी। तो मास को हम लिख सकते हैं AVD। तो यहाँ हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, मास की जगह हमें क्या लिखना है? AVD लिखना है। तो AVD मल्टीप्लाइड बाय V, तो फोर्स आ गया AV² बाय D। पर रेट ऑफ वाटरिंग क्या होती है? AV होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके पीछे रीजन है। तो ये हो जाएगा AV का होल स्क्वायर डिवाइड इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय A। अब आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ वाटरिंग है वो क्या है? रेट ऑफ वाटरिंग क्या हो गई?
तो रेट ऑफ वाटरिंग यहां हो गई A इंटू वी। वो रेट ऑफ वाटरिंग को डबल करना चाहता है, एवी को क्या करना चाहता है, डबल करना चाहता है। तो अगर तो डबल का स्क्वायर, देखिए एवी को क्या करना चाहता है, डबल करना चाहता है। तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर एवी डबल हो जाएगी तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। मतलब फोर्स पहले अगर F था तो अब क्या हो गया, 4F। ये तो पहली बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और समझते हैं। हमसे पूछा गया एडिशनल फोर्स, कितना अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, कितना एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भाई पहले फोर्स था F, पहले फोर्स कितना था, F था। F से बढ़कर कितना हो गया, 4F। तो F से 4F कब होगा, तो एडिशनल फोर्स कितना हो गया। अब देखिए बात को समझिए, एडिशनल फोर्स कितना हो गया, 4F से हम F को माइनस कर देंगे तो एडिशनल फोर्स क्या हो गया, 3F हो गया। एडिशनल फोर्स क्या हो गया, 3F हो गया। तो हमारा आंसर है 3F, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो यहां पर कंसेप्ट है, फोर्स का कंसेप्ट, और ये एडिशनल फोर्स वाली बात आ गई। तो हमें निकालना है 3F। क्या निकालना है हमें, 3F निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3F निकालना है। तो चलिए अब उसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा 3F को। तो 3F हमें निकालना है और वो हो जाएगा AV का होल स्क्वायर D डिवाइडेड बाय A। अब यहां पर हमें दिया हुआ है AV 0.1 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में जाके आप इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, 0.1 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, लीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया 100। अब आप देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, 3F इक्वल टू AV, तो 100 का स्क्वायर। डेंसिटी पानी की, अच्छा पानी की डेंसिटी हमेशा याद रखनी चाहिए कि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया 1, और एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3F होगा हमारा 10 टू द पावर 4। तो फोर्स कितना एडिशनल हमें लगाना पड़ेगा, 1/3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब यूनिट क्या आएगी, डाइन आएगी, क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, सारा कैलकुलेशन हम किस में कर रहे हैं, CGS में कर रहे हैं, इसलिए यूनिट क्या आएगी, डाइन आएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो अगला सवाल है हमारा इम्पल्स पर बेस्ड है। इम्पल्स आप जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल, ड्यू टू द फोर्स F इक्वल टू AI प्लस BTJ, where A equal to 2 Newton and B equal to 4 Newton per second. If this force acts from T equal to 0 to T equal to 0.3 सेकेंड। तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, A रख देते हैं, ये आ गया 2I और ये हो गया 4TJ। अब देखिए यहां पर फोर्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, समय पर निर्भर करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। तो ऐसे केसेस में हमें फोर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा, विद इन द लिमिट T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 0.3 सेकेंड। अब फोर्स की वैल्यू हमने रख दी 0 टू 0.3, फोर्स हो गया आपका 2I प्लस 4TJ dt। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे, है ना, और उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पल्स आ गया आपका, 2 बाहर आ जाएगा, 2I, ये हो जाएगा 0 टू 0.3 dt, और 4J बाहर आ जाएगा, 0 टू 0.3
टी डी टी। तो कुछ नहीं करा है हमने, यहाँ पे कैसे क्या करा है, सेपरेट करा है और इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखिए डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, और लिमिट्स हैं आपकी 0 to 0.3, और यहाँ पर टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स आएंगी 0 to 0.3। अब आगे का काम आसान है, तो इम्पल्स हो गया हमारा 2i, लिमिट्स रख दीजिए 0.3 माइनस 0, 4j, तो 0.3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो अब इम्पल्स की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0.6i, और ये 2 इसको 4 को कैंसिल कर देगा, 2j इंटू 0.3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमारा फाइनल इम्पल्स का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है, 0.6i प्लस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2j। So this is your final answer, a basic question as well as important question. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए। ये देखिए, a body of mass 2 kg has an initial speed 5 meter per second. A force act on it for some time in the direction of motion. उस पर कुछ समय के लिए एक ऐसा फोर्स लगता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है। The force time graph is shown in figure. Find the final speed of the particle. अब देखिए ये जो आपका जो ग्राफ है ये है हमारा फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लें, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। जब भी हम फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो हमें मालूम है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इस एरिया को निकाल लेते हैं और इसे हम बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं, A1। A1 एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 2 दिख रहा है और हाइट हमें 4 दिख रही है, तो ये आ गया आपका 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल हो गया A2, इसका बेस कितना है, 2 है, और हाइट कितनी है, 4। तो A2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4, तो ये एरिया आ गया आपका कितना, 8। अब बारी है इस एरिया की। दिख रहा है आपको, एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है। इस छोटे ट्रायंगल का बेस है 0.5 और हाइट है, देखिए यहाँ 2.5 है, 2.5 से कहा गया 4, तो ये जो हाइट होगी ये कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। तो हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं। तो A3 निकाल लिया भाई, तो A3 हो गया हाफ, बेस 0.5 का है और हाइट कितनी है, 1.5 की। तो 2.25 डिवाइडेड बाय 2, 2.25 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 1.125। इसके बाद इस एरिया को निकालेंगे, 4 to 4 ये एक रेक्टेंगल बन गया है। देखिए रेड कलर में, देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी बेस है 0.5 और हाइट कितनी है, 2.5। तो इसे हम बोलेंगे A4। तो A4 हो गया हमारा 0.5 इंटू 2.5, तो ये हो गया 1.25। अब ये आखिरी एरिया हमारा जो बचा है वो ये है। तो ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसका बेस 4.5 से 6.5 बदलता है, 2, और ये ऊपर है 2.5, 2 इंटू 2.5, ये हो गया 5।
अब हमें इन सारे एरियाज को क्या करना है, इन सारे एरियाज को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो देखिए 4 और 8 12 हो गए, और ये हो गए 13.125, और ये हो गया 1.25 प्लस 5, तो 13.125 प्लस 6.25। तो 19.375 इसका क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए। आप चाहे तो इसे फ्रैक्शन में भी क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो 5 एरियाज में हमने इसे डिवाइड कर दिया और आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बेसिक मोमेंटम चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है। A truck of mass 500 kg is moving with constant speed 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करें कि ट्रक का मोमेंटम कितना है, 500 इंटू 10, 5000 यूनिट्स है। इफ सैंड इज ड्रॉप्ड इनटू द ट्रक, अगर इस ट्रक पर रेत गिराई जाए एट द कांस्टेंट रेट 10 kg पर मिनट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब होगा क्या कि अभी ट्रक का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट मोमेंटम 5000 यूनिट से एमकेएस यूनिट से मूव कर रहा है। अगर हम उस पर रेत गिराएंगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम बढ़ने से क्या होगा, उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग, जो उसके मोशन को रिड्यूस करेगा। और हमसे कहा गया कि हम कितना फोर्स लगाए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, उसकी वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आए, कोई भी चेंज नहीं आए। तो हमारा जो रिटार्डिंग चेंज इन मोमेंटम है वो है, चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये है 10 kg पर मिनट, kg डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, क्योंकि वेलोसिटी 10 है। तो ये आ गया आपका 100/60, 5/3। कितना आ गया, 5/3। तो चेंज इन मोमेंटम के कारण जो फोर्स लगेगा, जो वेलोसिटी में बदलाव करेगा, वो कितना होगा, 5/3। तो हम अगर चाहते हैं, ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5/3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th है। बड़ा सरल सवाल था, चेंज इन मोमेंटम पर बेस था। मोमेंटम अगर बदलेगा, मतलब रेत गिराई जाएगी, तो ट्रक का जो मास है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके रिजल्ट के कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिटार्डिंग फोर्स लग जाएगा 5/3 न्यूटन का। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे तो हमें उस पर एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए जो रिटार्डिंग फोर्स को बैलेंस कर ले, संतुलित कर ले। तो इसका आंसर है 5/3 न्यूटन। तो ये क्लियर हुआ, बहुत सरल सवाल था, अच्छा सवाल था। अब देखिए अगला सवाल, द अपर एंड वेट ऑफ ए पर्सन इनसाइड ए लिफ्ट इज W1 when lift moves up with certain acceleration, and is W2 when lift moves down with the same acceleration. The weight of the person when lift moves up with constant speed. अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसमें पूछा गया है कि उस समय पर्सन का वेट कितना होगा जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। और हम अच्छे से जानते हैं जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उस केस में जो वेट होगा वो रियल वेट होगा। तो हमसे पूछा गया है रियल वेट।
अब यहाँ हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन कितना था। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखिए, इसको करने के लिए एक बहुत सिंपल अप्रोच हम लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा लिफ्ट हो गया और ये लिफ्ट के अंदर हमारा मास हो गया। मान लीजिए मास कितना है, m। मान लीजिए लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, a। और सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना। ये हमें कहा गया लेट द एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन a, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम जानते हैं ऐसे केसेस में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो mg प्लस ma होती है। तो ये हमें दिया हुआ है W1 इक्वल टू mg प्लस ma। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे केस पर विचार करते हैं कि वही लिफ्ट कांस्टेंट रिटार्डेशन से नीचे जा रही है, मास है m, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन होगी mg माइनस ma, और हम अच्छे जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ही वेट को बताती है, mg माइनस ma। तो ये हमारे कितने इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए। अब तीसरे के बारे में हमें कहा गया कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करे तब उस समय वेट कितना होगा। तो जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तब वेट की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल वेट के बराबर होगी। और ये mg क्या है, ओरिजिनल वेट है, यही हमें निकालना है। तो देखिए W1 हो गया हमारा mg प्लस ma, W2 हो गया mg माइनस ma। हम दोनों को जोड़ देंगे तो W1 प्लस W2 इक्वल टू 2mg, और 2mg एक्चुअल वेट है, तो W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू mg, और यही हमारे वेट का करेक्ट आंसर है। तो हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं इस पूरे कंसेप्ट में कि हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा तो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। W1 इक्वल टू W प्लस ma, W2 इक्वल टू W माइनस ma। हम माइनस कर दें, W1 माइनस W2 इक्वल टू 2ma। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय 2m इंटू a, क्योंकि हम जानते हैं, अच्छा W इक्वल टू mg, तो हम m को लिख सकते हैं, m को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए W इक्वल टू mg, तो W mg था, तो ये हो गया W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय 2m। तो मैं आपको कह रहा था कि mg W है, तो m कितना होगा, W बाय g। तो ये हो गया W 2W बाय g इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ जाएगी W1 माइनस W2 अपॉन 2W इंटू g। ये पूछा नहीं गया है लेकिन हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with velocity 3i plus 4j meter per second. A steady force F equal to I minus 2j begins to act on it. After 4 seconds, the body will be moving along. तो 4 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ मूव कर रही होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है 3i प्लस 4j। बस हमें एक्सेलरेशन निकालना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम इस वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं
फोर्स डिवाइडेड बाय मास इंटू टी। अब देखिए वेलोसिटी है हमारी 3i प्लस 4j, तो ये हमने लिख दिया 3i प्लस 4j, और हमारा फोर्स है i माइनस 2j, i माइनस 2j डिवाइडेड बाय मास, तो मास दिया हुआ है कितना 2 kg और टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी विल बी 3i प्लस 4j, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2i माइनस 4j, तो 4j से 4j कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी 5i। i क्या बताता है? एक्सिस बताता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी का आंसर है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रही होगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच ओरिएंटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A 20 kg body is pushed up with a force of 7 Newton for 1.5 second, then with a force of 5 Newton for 1.7 second, and finally with a force of 10 Newton for 3 seconds. The total impulse applied to the body and change in velocity will be. अब 20 kg body is pushed, तो हम मान सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? 0 है। अब पहले फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास 7/20। तो हमने इसको यूज किया v इक्वल टू u प्लस AT, और टाइम दिया हुआ है, ये फोर्स लग रहा है कितने टाइम के लिए? 1.5 सेकेंड के लिए। तो हम इसको निकाल लेते हैं 7/20 इंटू 1.5, 10.5 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा आ गया 21/40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होगी। उसके बाद बॉडी पर लगता है 5 न्यूटन का फोर्स, कितने टाइम के लिए? 1.7 सेकंड के लिए। तो ठीक है, हम फिर से वही काम करेंगे, v इक्वल टू u प्लस AT। अभी हम बॉडी की वेलोसिटी निकाल चुके हैं 21/40, तो ये हो गया 21/40। एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स है 5 न्यूटन का, मास है 20, 5/20, और ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है 1.7 सेकेंड, तो ये 1.7 हो गया। तो 21/40 प्लस 85/200, 5 से कैंसिल कर दो, 21/40 प्लस 17/40, 38/40, 9, और 38 बाय कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब 38 बाय अगर 40 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 19/20। अब बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 19/20। फिर से यूज किया v इक्वल टू u प्लस AT, कि बॉडी की वेलोसिटी है 19/20। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। अब देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 3 सेकंड के लिए, 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, और कितने सेकंड के लिए लग रहा है? 3 सेकंड के लिए। तो ये हो गया 19/20 प्लस 30/20, तो ये हो गया 49/20। ये इसकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी 49/20, 49/20। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग ये 22 × 40, 9, 2.5
2.4 लगभग 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। तो देखिए अभी तो ये आंसर लग रहा है 2.45। एक तो ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। तो अब मेरे को इम्पल्स निकालना पड़ेगा। तो इम्पल्स निकालने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा। तो mv माइनस mu, मास है 20 kg, फाइनल वेलोसिटी है 49/20 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो मैं यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू को लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इम्पल्स एज 20 कैंसिल 49। इम्पल्स का जो आंसर है वो कितना होगा? 49 होगा। तो अब देखिए मेरे पास ये सेकंड आंसर को मैं क्या कर सकता हूँ? टिक कर सकता हूँ। स्टेप टू स्टेप 1 मिनट के अंदर हमें इसे क्या करना था? सॉल्व करना था। और बार बार हम क्या करते गए? v इक्वल टू यू प्लस AT को अप्लाई करते गए। तो ये आराम से हमारा सवाल हो गया। इम्पल्स 49 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 2.45 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये आंसर पे हम लोग आ गए हैं। अब अगला सवाल, द मोमेंटा ऑफ ए बॉडी इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट एनी टाइम t are given by px equal to 2t square plus 6 and py equal to 3t square by 2 plus 3. The force acting on the body at t equal to 2 second. तो भाई सबसे पहले हमें फोर्स निकालने के लिए हमें फोर्स को x डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। डी पी एक्स बाय डी टी, डी डी टी ऑफ x मोमेंटम 2t स्क्वायर प्लस 6। तो x का जो फोर्स होगा वो आ जाएगा 4t। द फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन। अब फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन निकाल लेंगे इसी तरह से, क्योंकि हम जानते हैं पी वाई क्या है? 3t स्क्वायर बाय 2, 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। अब फोर्स इन y डायरेक्शन डी पी वाई बाय डी टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। तो y डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस डी डी टी ऑफ 3। तो वो तो 0 हो जाएगा। तो y डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा 3/2। नंबर है t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 से 2 कैंसिल। तो y डायरेक्शन का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 3t आएगा। और x डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो आएगा 4t। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये 4t आ गया और ये कितना आ गया? 3t आ गया। तो फोर्स का वेक्टर होगा 4ti प्लस 3tj। तो ये फोर्स का हमने वेक्टर निकाल लिया। फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर इक्वल टू 5t। और हमसे पूछा गया है 2 सेकंड पर, तो फोर्स की वैल्यू 2 सेकंड पे होगी 5 × 2 10 न्यूटन। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू होगी 10 यूनिट। तो ये इसका क्या है? सिंपल सा आंसर है, हम इसे निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हेन ए फोर्स F acts on a body of mass m, the acceleration produced in the body is a। ठीक है, जब F फोर्स लगता है m मास पर तो बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? a। अगर 3 इक्वल फोर्स जो तीनों F के बराबर हो act on the same body as shown in the figure, the acceleration produced is। तो ये देखिए, ये फिगर में दिखाए गए हैं। तो ये अब मैं थोड़ा इसको एलाबोरेट कर देता हूँ।
ये फोर्स है F, तीनों बराबर हैं, और ये फोर्स भी कितना है, F है, और ये फोर्स भी कितना है, F है। तो सबसे पहले जो गिवन कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि हम जानते हैं कि फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इन तीनों फोर्सेस का क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो फोर्स है हमारा, ये F है, ये फोर्स भी कितना है, F है। इनका रिजल्टेंट होगा √2F, और 45 डिग्री पे होगा। तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो तीसरा फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, F है, ये इस √2F के क्या होगा, अपोजिट एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नेट फोर्स कितना आ गया। तो नेट फोर्स होगा हमारा मास इनटू, अब देखिए नेट फोर्स होगा हमारा √2F माइनस F, तो √2 माइनस 1 इंटू F, तो नेट फोर्स होगा मास इनटू नया एक्सलरेशन। F को हम लिख सकते हैं ma, ये हमने आपको पहले ही बताया था। F को हम क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। तो √2 माइनस 1 इंटू ma। अब नेट फोर्स ये है, मान लीजिए नेट फोर्स कितना है, F डैश, मास तो उतना ही रहेगा, तो नया एक्सलरेशन हो गया a डैश, √2 माइनस 1 इंटू ma, m से m कैंसिल, तो नया एक्सलरेशन होगा √2, नया एक्सलरेशन की वैल्यू होगी √2 माइनस 1 इंटू a। ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ये √2F क्यों आया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं, 45 डिग्री पे। इसके ठीक अपोजिट अगला तीसरा F एक्ट करेगा, F3 जिसे कहेंगे। तो नेट फोर्स आ जाएगा √2F माइनस F। तो इसका आंसर होना चाहिए √2 माइनस 1 इंटू a। तो ये देखिए, ये आपका पहला ऑप्शन है, इसका क्या है, सही ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है नेट फोर्स की कंसेप्ट पर बेस्ड है, वेक्टर कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो आगे बढ़ना होगा अब अगले सवाल की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना ही जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये अगला सवाल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी moving along a straight line is given by S equal to B into T to the power n, where B is a constant and T is time. For what value of n the body moves under the action of constant force? n की किस वैल्यू के लिए बॉडी एक कांस्टेंट फोर्स के अंदर मूव करेगी, ये सवाल है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि मास ऑफ बॉडी कितना है, मानना तो पड़ेगा। तो मास ऑफ बॉडी कितना है, मान लेते हैं कि कितना है, m है। और फोर्स हम जानते हैं कि मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए S इक्वल टू बी टी टू द पावर n, डिफरेंशिएट कर दीजिए ds बाय डी टी, बी एन टी टू द पावर n माइनस 1। हम जानते हैं ds बाय डी टी क्या होगा, वेलोसिटी होगा बी एन टी टू द पावर n माइनस 1। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू टी टू द पावर n माइनस 2। तो ये हमें आ गया एक्सलरेशन। तो अब एक्सलरेशन हम निकाल चुके हैं, अब बारी है फोर्स निकालने की। तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हम निकाल चुके हैं बी एन एन माइनस 1 टी टू द पावर n माइनस 2। तो अब बारीकी से अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे।
और जैसे जैसे टाइम बदलेगा फोर्स की वैल्यू भी बदलेगी। पर हमें ये कहा गया है कि फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए जरूरी है कि फोर्स टाइम पर डिपेंड नहीं करे। तो फोर्स टाइम पर डिपेंड कब नहीं करेगा, जब जो टाइम की पावर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो n-2 को क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि हम जानते हैं टी की पावर जीरो क्या होता है, 1। अगर n-2 जीरो होगा तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mb n-1। तब ये फोर्स क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट फोर्स में बदल जाएगा, एक कांस्टेंट फोर्स में बदल जाएगा। तो n-2 जीरो है तो n कितना होना चाहिए, 2। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक कंसेप्ट पर सवाल है। फोर्स तभी कांस्टेंट होगा जब वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको हमेशा आप क्या रखिए, याद रखिए। अब देखिए अगला सवाल, 3 फोर्सेस है, 20√2 न्यूटन, 20√2 न्यूटन, 40 न्यूटन आर एक्टिंग अलोंग x axis, y axis and z axis respectively on a 5√2 kg mass. मास रेस्ट पर है, एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मास की वैल्यू हो गई 5√2। एट रेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। भाई देखिए डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड कैसे निकाला जाए, तो हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को। u तो 0 है तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब पूछा गया है 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50 मीटर, 25 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर। तो हम जानते हैं कि अब s कितना हो गया, हाफ at स्क्वायर। 5 सेकंड के बाद पूछा गया है तो भाई टाइम को कितना रख दो, टाइम को कितना रख दो, 5 सेकंड रख देते हैं। तो s इक्वल टू है हमारा हाफ at स्क्वायर, तो टाइम को 5 सेकंड रख दिया, तो s हो गया 25a/2। अब a क्या है, एक्सेलरेशन, पर एक फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे a नेट। क्या बोलेंगे, a नेट। तो s इक्वल टू 25/2 a नेट। a नेट क्या होगा, 25/2 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मास तो दिया हुआ है 25/2, नेट फोर्स अब हमें नेट फोर्स निकालना है, मास दिया हुआ है 5√2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में हमें नेट फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा सवाल आ जाएगा। और देखिए मास 5√2 kg है। अब 3 फोर्सेस है, 20√2, 20√2 एंड 40। तो एक काम करते हैं, फोर्स का वेक्टर लिख लेते हैं, 20√2i, 20√2j प्लस 40k। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगा 800, ये भी आ जाएगा 800। 40 का स्क्वायर 1600, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1600 इंटू 2। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई 40√2। ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25/2, 40√2 डिवाइडेड बाय 5√2। √2 से √2 कैंसिल, 5 इंटू 2 10, इसे 4 बार कैंसिल कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 100 मीटर। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट।
तो ऐसे इन सवालों को क्या करा जाता है, सॉल्व किया जाता है। बड़ा आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। A body of mass 5 kg starts from the origin, ठीक है, with an initial velocity 30 I plus 40 J, 30 I cap plus 40 J cap, और फोर्स कितना एक्ट हो रहा है बॉडी पर, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 5J कैप। The time in which the y component of the velocity becomes 0। तो भाई y कंपोनेंट कब 0 होगा? अच्छा, मास भी दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 5 kg। तो y कंपोनेंट, अभी y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है? 40। तो uy की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। एक तो ये बात समझिए। अब y कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है? -5J। इसका मतलब वो रिटार्ड हो रहा है। और तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है -5। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, 5 इंटू ए। तो एक्सलरेशन कितना है? -1 है। एक्सलरेशन कितना है? -1 है। कितने टाइम के बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा? इसलिए हमने वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाला और फोर्स का y कंपोनेंट निकाला। तो y डायरेक्शन में हमें ये ए वाई कर लीजिए, रिटार्डेशन मिल गया है। अब इसको सॉल्व करना आसान है। हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई कंपोनेंट 0 हो गया, इनिशियल y प्लस ए वाई कितने टाइम के बाद? तो ए वाई है हमारा, देखिए कितना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमने यहाँ लिखा नहीं तो हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया इनिशियल वेलोसिटी 40। कितना हो गया? 40। तो ये हो गया 40 और a की वैल्यू, y की वैल्यू -1 है, t। तो t इक्वल टू 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के बाद y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा आंसर आया? थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। थर्ड आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, अ प्रोफेशनल डाइवर स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है ऑफ मास 60 kg परफॉर्म्स अ डाइव फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म 10 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जहां से वो जंप कर रहा है उसकी ऊंचाई वाटर सरफेस से कितनी है? 10 मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इंपैक्ट फोर्स। एवरेज इंपैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी एक्सपीरियंस बाय हिम इफ द इंपैक्ट टाइम इज 1 सेकेंड ऑन कॉलिजन विद वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस से जब उसका इंपैक्ट होता है, जब वो पानी के सरफेस से टकराता है, तब वो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 सेकेंड, टाइम ऑफ इंपैक्ट। Assume that the velocity of the diver just after entering the water surface, पानी के सरफेस में एंटर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमें निकालना है एवरेज इंपैक्ट फोर्स और यहाँ 4 आंसर दिए गए हैं, 240 न्यूटन, 600 न्यूटन, 300 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। तो करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि डाइवर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और पानी से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 0, g की वैल्यू 10 और कितने मीटर
से जंप कर रहा है 10 मीटर से, तो v इक्वल टू 100 इंटू 2। तो पानी से टकराने के पहले उसकी वेलोसिटी होगी 10√2। तो यहाँ एक काम करते हैं कि √2 को हम ले लेते हैं 1.4, तो ये हो गई 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो पानी से टकराएगा, और पानी में घुसने के बाद आफ्टर एंटरिंग द वाटर सरफेस उसकी वेलोसिटी 4 हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स इनटू टाइम, क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। सिंपल फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, और ये दिया गया है कि वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। देखिए कितनी सिंपल वैल्यू दी गई है। और डाइवर का मास दिया हुआ है 60 kg। फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल 14। तो रिटार्डिंग फोर्स उस पर लगेगा -600 न्यूटन का। तो इसका जो, अगर हम बात करें फोर्स की वैल्यू की, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 600 न्यूटन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। तो बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा सिंपल भी है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है आपको इसमें होनी चाहिए। ये इसका आंसर आ गया 600 न्यूटन। न्यूटन 600 Newton is the correct option for solving this question. आइए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इम्पल्स पर हमने यहाँ पर इसे डिजाइन किया गया है, और हर क्वेश्चन में कुछ यूनिकनेस है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल एंड मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। एक ऑब्स्टेकल से टकराकर वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ऐसे जा रही थी और 60 डिग्री टर्न हो जाती है। इफ इट स्पीड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉल इज। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। 2√7, 2√3, 2√5, 3√2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये बॉल का इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। ये बॉल है 0.2 kg की और इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो पहली चीज, उसका इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी 0.2 इंटू 20। मैंने यहाँ लिखा है px, px का मतलब है इन x डायरेक्शन। तो ये इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 4, और y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो गया 0, बिकॉज बॉल इज नॉट मूविंग टू द y डायरेक्शन। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब क्योंकि वो टर्न हो रही है तो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद बॉडी के 2 मोमेंटम हो जाएंगे, एक x डायरेक्शन और एक y डायरेक्शन। तो अब वो 60 डिग्री से टर्न हो जाती है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 0.2 kg 10 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल हो गया आपका ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। दिस एंगल इज, एक मिनट इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, और वेलोसिटी हो गई 10 और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखिए अब सबसे पहले हमें वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 cos 60 मतलब 5, और ये हो जाएगा 10 sin 60, 10 sin 60 मतलब sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना होगा, ये हम जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 cos 60 ये 5 आया, 5 इंटू 0.2 तो ये आ जाएगा 1. एंड फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन विल कम एज 5√3 वेलोसिटी इंटू 10, तो ये हो जाएगा. अच्छा 5√3 तो आपका वेलोसिटी आ गया, आई एम सॉरी हियर, और 5√3 को 0.2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 इंटू 5√3 तो ये आ जाएगा हमारा √3. तो देखिए सबसे पहले x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कितना हुआ ये निकाल लेते हैं. px डैश माइनस px डैश माइनस px का मॉडुलस, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है और इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर था हमारा कितना 4, तो 1 माइनस 4 तो ये आ गया हमारा 3. एंड चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन पहले कितना था 0 था, बाद में -√3, मॉडुलस लीजिए √3. तो ओवरऑल अब हमें अगर चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करना है तो ऐसी सिचुएशन बन गई, ये √3 है और ये कितना है 3 है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट. तो ये रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, तो इसका रिजल्टेंट नेट चेंज का रिजल्टेंट आएगा पाइथागोरस से, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने होते हैं x और y के कितने होते हैं 90 डिग्री. तो आप अगली स्लाइड में हम पाइथागोरस को अप्लाई कर देते हैं. तो नेट चेंज इन मोमेंटम विल बी 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 2√3. तो इम्पल्स क्या होगा डेल्टा पी नेट, तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम जो कि आया 2√3. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए 2√3 होना चाहिए. तो पीछे चल के देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है. तो देखिए ये सेकंड ऑप्शन, आप इस सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर आ गया. तो ये समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज है, थोड़ा इसको नया बनाने की कोशिश की गई थी. तो ये अब आपको क्लियर हो गया. हमें क्योंकि मोमेंटम दो डायरेक्शन में चेंज होता है, एक्स में और वाई में, क्योंकि वो एक्स और वाई 90 डिग्री पे है, तो हमने पाइथागोरस से इनका क्या निकाल लिया रिजल्टेंट निकाल लिया, एंड यू गेट द योर आंसर. अब अगले सवाल की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया. तो देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. अब इसमें ये कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 24 meter per second when it is at point P. A force of 9 Newton acts on the body in a direction opposite to its motion. The time after which it will be at P again is. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. इनिशियल वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, और जब बॉडी किस पॉइंट पर होती है, जब बॉडी किस पॉइंट पर होती है P. दूसरी बात, उस पर लग रहा है फोर्स अपोजिट टू इट्स मोशन, और फोर्स की वैल्यू है 9 न्यूटन. तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. 9 मास है आपका 3 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया 3. पर आप देखिए ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है. तो वेलोसिटी के अपोजिट लगने के कारण कुछ टाइम के बाद बॉडी रुक जाएगी और फिर वापस पी की तरफ आएगी. अब ये पूछा गया है कि भाई कितने टाइम के बाद ये पी पर आ जाती है. तो ये देखिए इसमें आप कंसेप्ट लगाते हैं, इफ बॉडी रिटर्न्स टू पी, अगर पी पर वो वापस लौटती है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब हम यूज करेंगे S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी 24, टाइम निकालना है
माइनस क्यों? क्योंकि वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, टी स्क्वायर, तो 3t² माइनस 24t, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आए। अब देखिए कॉमन लेंगे, 3t कॉमन लेंगे, 3t कॉमन लेने से हमारे को यहां बचेगा t/2 माइनस 8। अब आसान है काम, तो हम लिख सकते हैं कि t/2 माइनस 8 इक्वल टू 0, t/2 इक्वल टू 16 और t/2 इक्वल टू 8 आएगा। 16 तो आंसर है, t/2 कितना आएगा? 8 आएगा, तो t का आंसर है 16 सेकेंड। तो 16 सेकंड के बाद वो वापस अपनी जगह पर जहां p पर पहुंच जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। असल में इसको आपको एक बार और समझाते हैं। अभी बॉडी p पर है और उसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कितना है? -3 और वेलोसिटी है 24। तो थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये जो एक्सेलरेशन, इसे वापस मान लीजिए p से ये कहाँ चली जाती है? m पर, जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वापस ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको p पर ले आएगा। तो कुछ नहीं कर रहा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि वो p पर वापस आती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। बस फिर आसान था। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 16 सेकेंड। तो ये रहा हमारा इसका करेक्ट आंसर, 16 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर सिंपल ही आता है पर टाइम बहुत कम रहता है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। रीकैप सीरीज का एक ही एम है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को, सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी गलतियों के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।